माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम जीवन के उन मोड़ों पर बात करेंगे जहां शब्द अक्सर हमारा साथ छोड़ देते हैं। ये कहानी आर्यन की है, जो अपनी जिंदगी की उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करे। आर्यन अक्सर सोचता था कि बस सही सवाल पूछने से सारे जवाब मिल जाएंगे, जैसे गूगल पर सर्च करने से मिल जाते हैं। पर जिंदगी के कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें हम टालते तो बहुत हैं, पर वो हमारे वजूद का हिस्सा बन चुके होते हैं। आर्यन और उसकी पत्नी मीरा के बीच सब कुछ ठीक सा लग रहा था, पर गहराई में एक चुप्पी थी जो धीरे धीरे उनके रिश्ते को खोखला कर रही थी। वे दोनों एक ही कमरे में होते हुए भी कोसों दूर महसूस करते थे, और हर छोटी बहस एक ऐसी कड़वाहट छोड़ जाती थी जिसका कोई सिरा नहीं मिलता था। अक्सर हम मुश्किल बातों से बचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उन्हें छेड़ने से शांति भंग हो जाएगी। आर्यन भी यही सोचता था कि शायद चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, पर अनकही बातें मन में जहर की तरह घुलती रहती हैं। उसे महसूस हुआ कि असल में हम अपनी पसंद की शांति बनाए रखने के लिए अपने वजूद का एक हिस्सा कहीं पीछे छोड़ देते हैं। जब उसने पहली बार मीरा से ये कहने की कोशिश की कि मुझे लगता है हम अब वो नहीं रहे जो कभी थे, तो उसके गले में शब्द अटक गए। ये सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, ये एक जोखिम था, अकेले पड़ जाने का, गलत समझे जाने का, या शायद उस सच्चाई का सामना करने का जिसे वो सालों से दबाता आ रहा था। रिश्तों में गहराई तब आती है जब हम अपनी कमजोरियों को सामने रखने का हौसला जुटाते हैं। आर्यन ने सीखा कि एक अच्छी बातचीत का मतलब ये नहीं है कि आपको फौरन कोई हल मिल जाए। कभी कभी सिर्फ ये स्वीकार करना कि मैं परेशान हूं और मुझे नहीं पता कि क्या करना है ही काफी होता है। हम अक्सर बातचीत में खाली जगह भरने के लिए भागते हैं, सलाह देने लगते हैं या अपनी कहानी सुनाने लगते हैं, पर असली सम्मान तब होता है जब हम चुप रहकर सामने वाले को अपनी पूरी बात कहने का मौका देते हैं। आर्यन ने देखा कि जब उसने मीरा को बिना टोके सुना तो उसे वो मीरा दिखाई दी जिसे वो शायद सालों पहले भूल चुका था। जिंदगी में सिर्फ रिश्ते ही नहीं, पैसा भी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बात करना हमें सबसे ज्यादा असहज करता है। आर्यन के लिए पैसा हमेशा सुरक्षा का प्रतीक था, एक ऐसी चीज जिसे बस संभाल कर रखना चाहिए। वहीं मीरा के लिए पैसा एक जरिया था अपनों की मदद करने का। जब आर्यन को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी तो ये सिर्फ पैसों का संकट नहीं था, ये आर्यन की पहचान का संकट बन गया। उसे लगा जैसे उसकी कीमत उसके बैंक बैलेंस से जुड़ी है। मीरा के साथ इस पर बात करना उसके लिए अपनी हार मानने जैसा था, पर उसे एहसास हुआ कि जब तक हम ये नहीं मानते कि पैसा सिर्फ अंकों का खेल नहीं बल्कि हमारे डर और सपनों से जुड़ा है, तब तक हम कभी ईमानदारी से इसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे। परिवार के साथ भी हमारा रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है, बेहद करीबी और फिर भी बहुत जटिल। आर्यन को अपने पिता से बात करने में हमेशा डर लगता था, क्योंकि वहां भूमिकाएं पहले से तय थी। पिता को लगता था कि वे आर्यन का भला चाहते हैं, पर आर्यन को सिर्फ उनका दबाव महसूस होता था। आर्यन ने महसूस किया कि परिवार में हम अक्सर एक दूसरे को उस नजरिए से देखते हैं जो सालों पुराना है, और हम ये नहीं देख पाते कि सामने वाला इंसान अब बदल चुका है। एक शाम जब उसने अपने पिता से बिना किसी बहस के बस इतना कहा, मैं बस ये चाहता हूं कि आप मुझे समझें, तो माहौल में एक अजीब सी नरमी आ गई। ये एक शुरुआत थी, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की और पुरानी कहानियों को नए सिरे से समझने की। जिंदगी में सबसे मुश्किल मोड़ तब आता है जब हमें उस सच का सामना करना पड़ता है जिसे कोई टाल नहीं सकता, मौत। आर्यन के चाचा की अचानक हुई मृत्यु ने उसे झकझोर कर रख दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या कहें, पर सच तो यह है कि शब्द यहां हमेशा कम पड़ जाते हैं। आर्यन ने देखा कि लोग सांत्वना के रूप में जो सब ठीक हो जाएगा जैसे जुमले कहते हैं, वे असल में दुख को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि वे उस इंसान के वजूद को नकारते हैं जो अब चला गया है।
चाचा की पत्नी के साथ बस चुपचाप बैठना और उनके दुख को बिना किसी सलाह के महसूस करना ही सबसे बड़ा सहारा था। मौत हमें यह सिखाती है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है और जो कहना है वो अभी कह देना जरूरी है। मुश्किल बातें करना कोई हुनर नहीं है जो किसी किताब से सीखा जा सके। ये एक हिम्मत है जो धीरे धीरे आती है। आर्यन अब समझ गया था कि ये बातचीत किसी समस्या को सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और दूसरों को गहराई से जानने के लिए होती है। ये सफर अधूरा है और आर्यन को अभी बहुत सी दीवारों को गिराना है, पर उसने पहला कदम उठा लिया था। आर्यन की जिंदगी में ये बदलाव रातों रात नहीं आया था, बल्कि ये उन छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा था जहां उसने अपनी चुप्पी को शब्दों में ढालना शुरू किया था। वो अक्सर अपनी पहचान और वजूद के उन हिस्सों के बारे में सोचता था जिन्हें उसने समाज या परिवार की नजरों में नॉर्मल दिखने के लिए कहीं गहरे में दबा दिया था। उसे एहसास हुआ कि हम अपनी पहचान को लेकर जितने ज्यादा स्पष्ट होते हैं, उतनी ही सहजता से हम दूसरों के साथ भी जुड़ पाते हैं। एक दिन जब वो अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था, तो उसे अपनी कॉलेज की वे यादें ताजा हो गई जब वो वेस्ट वर्जीनिया से स्टैनफोर्ड पहुंचा था। वहां वो खुद को भीड़ में अलग महसूस करता था, क्योंकि उसकी परवरिश उस चमक धमक वाली दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उस समय उसने अपनी पहचान को छिपाने के बजाय उसे और मजबूती से अपनाया था, ठीक वैसे ही जैसे आज वो अपने जीवन की मुश्किलों को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ आया कि अपनी कमजोरियों को मानना और उनके बारे में बात करना हमें कमजोर नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मानवीय और विश्वसनीय बनाता है। आर्यन और मीरा के बीच अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ था, बिना किसी पूर्वाग्रह के एक दूसरे की बात सुनने का। आर्यन ने गौर किया कि जब वो मीरा के साथ बैठता तो वो सिर्फ उसके शब्दों को ही नहीं सुनता था, बल्कि उसके चेहरे के भावों और बैठने के तरीके से भी बहुत कुछ समझ जाता था। उसने सीखा कि बातचीत के दौरान जब हम थोड़े अंतराल या पॉज लेते हैं, तो वो चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है और सामने वाले को अपनी बात रखने का और अधिक साहस देती है। मीरा ने एक शाम उसे बताया कि उसे कैसा महसूस होता है जब वो अपनी पहचान के उन पहलुओं को साझा करती है जिन्हें समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। आर्यन ने महसूस किया कि हम अक्सर दूसरों की कहानियों में अपनी राय या अपनी कहानी जोड़ने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं कि हम सामने वाले के वास्तविक अनुभव को सुन ही नहीं पाते। ये सुनने का कौशल ही था जिसने उनके बीच की उस अनकही दूरी को कम करना शुरू कर दिया था। इन्हीं दिनों आर्यन की मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से हुई जो अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बेहद तनाव में था। आर्यन ने उसे अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसे अपनी पहली शादी के दौरान आर्थिक जोखिमों और असुरक्षा के डर ने पूरी तरह से जकड़ लिया था। उसने अपने दोस्त को बताया कि पैसा केवल बैंक के अंकों के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे उन गहरे संस्कारों और मनी स्क्रिप्ट्स के बारे में है जो हमें हमारे बचपन और परवरिश से मिलते हैं। किसी के लिए पैसा पूजा की तरह है, तो किसी के लिए ये केवल असुरक्षा का एक माध्यम। आर्यन ने यह भी महसूस किया कि समाज में हम अक्सर अपनी आर्थिक स्थिति को अपनी काबिलियत या मेरिट से जोड़कर देखते हैं, जबकि हकीकत में हमारी सफलता में भाग्य, पारिवारिक पृष्ठभूमि और उन व्यवस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जब उसने अपने दोस्त के सामने ये बातें रखी, तो उसे लगा जैसे उसके दोस्त के कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। यह एहसास कि वो अपनी आर्थिक चुनौतियों के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं है। घर लौटते समय आर्यन के मन में अपनी मां के साथ हुई एक पुरानी बातचीत की यादें ताजा हो गई। उसकी मां ने एक बार उसे बताया था कि जब वो नई नई मां बनी थी तो उन्हें अपने वजूद और अपनी पहचान के खो जाने का कितना डर सताता था। उस समय उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि एक मां को हमेशा मजबूत दिखना चाहिए। आर्यन ने अब महसूस किया कि परिवारों में अक्सर हम उन परफेक्ट भूमिकाओं को निभाने के चक्कर में अपनी हकीकत को छिपा लेते हैं। उसने अपनी मां को फोन किया और उनसे उनके उन अनुभवों के बारे में फिर से पूछा
लेकिन इस बार एक बेटे की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह। उनकी बातों को सुनकर आर्यन को एहसास हुआ कि परिवार का मतलब केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के बदलावों को स्वीकार करना और उनकी नई पहचान का सम्मान करना भी है। ये सारी छोटी छोटी बातचीत आर्यन के भीतर एक नई स्पष्टता ला रही थी। वो देख रहा था कि कैसे मृत्यु, कामुकता, धन, परिवार और पहचान, ये पांचों विषय एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। हर मुश्किल बातचीत के बाद उसे लगता था कि उसने अपनी जिंदगी के उस पैसेजवे या दबे हुए रास्ते को खोल दिया है जो उसे दूसरों से जोड़ता है। उसे अब इस बात का डर नहीं था कि बातचीत कहां खत्म होगी, बल्कि उसे इस बात की खुशी थी कि उसने बात शुरू करने की हिम्मत जुटाई है। जिंदगी अब भी वैसी ही थी, मुश्किलें भी वही थी, लेकिन आर्यन अब उन मुश्किलों के बीच अकेला नहीं था। उसने जान लिया था कि शब्दों की अपनी सीमाएं होती हैं। वे सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, पर वे उस अकेलेपन को जरूर कम कर सकते हैं जो मुश्किल समय में हमें घेर लेता है। आर्यन को अब एहसास होने लगा था कि मुश्किल बातें अक्सर एक ऐसे बंद दरवाजे की तरह होती है जिसे खोलने पर शुरू में बहुत शोर होता है, पर बाद में एक गहरी शांति मिलती है। उसे अपनी बुआ की याद आई जो अपनी बीमारी के आखिरी दिनों में अस्पताल में थी। उस समय पूरा परिवार बस इस बात पर चर्चा करता था कि अगला इलाज कौन सा होगा या कौन सा नया डॉक्टर बेहतर है। आर्यन ने गौर किया कि हम अक्सर बीमारी और इलाज के तकनीकी पहलुओं में इतना उलझ जाते हैं कि उस इंसान के डर और उसकी आखिरी इच्छाओं के बारे में पूछना ही भूल जाते हैं। जब उसने अपनी बुआ के पास बैठकर हिम्मत जुटाकर पूछा, बुआ, आप इस समय कैसा महसूस कर रही हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो आप हमसे कहना चाहती हैं? तो बुआ की आंखों में एक अजीब सा सुकून दिखा। उन्होंने इलाज की नहीं, बल्कि अपने उन अधूरे किस्सों की बात की जो वो अपने बच्चों के लिए छोड़ जाना चाहती थी। आर्यन ने समझा कि मौत के करीब खड़े इंसान को कभी कभी दवा से ज्यादा इस बात की जरूरत होती है कि कोई उनकी गरिमा को समझे और उनकी बात सुने। यही गरिमा आर्यन को अब मीरा के साथ अपने निजी पलों में भी ढूंढनी थी। अक्सर हम शारीरिक संबंधों और अंतरंगता पर बात करने को शर्मिंदगी का विषय मान लेते हैं। आर्यन और मीरा के बीच भी माता पिता बनने के बाद ये रिश्ता एक टू डू लिस्ट की तरह हो गया था, जहां बस जिम्मेदारियों का बोझ था। एक दिन आर्यन ने महसूस किया कि जब तक वे इस असहजता पर खुलकर बात नहीं करेंगे, उनके बीच की दूरी बढ़ती ही जाएगी। उसने मीरा से कहा, मुझे उस पुराने उत्साह की कमी खलती है, पर मुझे ये भी नहीं पता कि इस थकान के बीच हम वापस वहां कैसे पहुंचे। ये बातचीत शुरू में बहुत अजीब थी, पर जैसे जैसे वे बोले, उन्हें एहसास हुआ कि अंतरंगता सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक दूसरे के बदलते शरीर और बदलती जरूरतों को स्वीकार करना है। उन्होंने सीखा कि मुझे नहीं पता कहना भी एक तरह की ईमानदारी है जो रिश्ते में सांस लेने की जगह बनाती है। पैसों को लेकर भी आर्यन के नजरिए में एक रेडिकल एक्सेप्टेंस यानी मौलिक स्वीकृति आने लगी थी। उसने देखा कि कैसे उसके कुछ दोस्त अपनी सुख सुविधाओं का श्रेय सिर्फ अपनी मेहनत को देते हैं, जबकि वे उस पारिवारिक विरासत या सोशल नेटवर्क को भूल जाते हैं जिसने उन्हें वो मंच दिया। आर्यन ने खुद अपनी स्थिति का जायजा लिया और पाया कि उसके पास जो कुछ भी है उसमें उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसके माता पिता का भी बड़ा योगदान रहा है। उसने मीरा से अपने उन मनी स्क्रिप्ट्स पर बात की जो उसे बचपन से डराते आए थे, जैसे पैसे खत्म हो जाने का डर या हमेशा कुछ बचाकर रखने की सनक। जब उन्होंने मिलकर अपने भविष्य का बजट बनाया तो वो केवल आंकड़ों का जोड़ घटाव नहीं था, बल्कि उनके साझा सपनों और एक दूसरे पर भरोसे का दस्तावेज था। आर्यन ने समझा कि जब हम अपनी आर्थिक हकीकत को स्वीकार कर लेते हैं तो हम दूसरों की मदद मांगने या करने में भी संकोच नहीं करते। परिवार के ढांचे में भी उसे अब नेविगेटिंग डिस्टेंस यानी दूरी को कुशलता से संभालने का मंत्र मिल गया था। उसे एहसास हुआ कि हर छोटा बड़ा झगड़ा सुलझाना जरूरी नहीं होता।
कभी कभी हम इस बात पर असहमत हैं कहकर आगे बढ़ जाना ही रिश्ते को बचाए रखता है। आर्यन ने अपने भाई के साथ अपनी पुरानी प्रतिस्पर्धा को लेकर भी शांति महसूस की। उसने देखा कि वे दोनों अपनी मां का ध्यान खींचने के लिए सालों से एक अनकही जंग लड़ रहे थे। जब उसने भाई से सादगी से कहा, हम दोनों ने अपने अपने तरीके से मां को खुश करने की कोशिश की और वो दोनों ही तरीके अपनी जगह सही थे, तो उनके बीच का वो तनाव कम हो गया जो बचपन से चला रहा था। आर्यन अब देख पा रहा था कि परिवार का मतलब एक दूसरे को सुधारना नहीं, बल्कि एक दूसरे की सीमाओं के साथ तालमेल बिठाना है। अपनी पहचान को लेकर भी आर्यन अब ज्यादा आश्वस्त महसूस कर रहा था। उसे समझ आया कि पहचान कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि ये समय और परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। वो जो वेस्ट वर्जीनिया का लड़का था और अब जो कैलिफोर्निया में एक पिता और पति की भूमिका निभा रहा था, उन दोनों के बीच एक गहरा जुड़ाव था। उसने महसूस किया कि जब हम दूसरों की पहचान के प्रति संवेदनशील होते हैं और उनके अनुभवों को बिना किसी निर्णय के सुनते हैं, तो हम वास्तव में एक ऐसी दुनिया बना रहे होते हैं जहां हर कोई खुद को बिलोंग यानी शामिल महसूस कर सके। आर्यन के लिए ये सारी बातें अब केवल विचार नहीं थे, बल्कि वे जीने का एक नया तरीका बन चुके थे, जहां हर दिन एक नई मुश्किल बातचीत की संभावना और उससे मिलने वाली स्पष्टता का इंतजार था। आर्यन की ये यात्रा अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गई थी जहां वो समझ चुका था कि मुश्किल बातचीत का अंत हमेशा किसी समाधान पर हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार ऐसी बातचीत का मकसद केवल उस अनकही सच्चाई को लफ्जों में उतारना होता है जिसे हम सालों से दबाए बैठे होते हैं। आर्यन ने गौर किया कि अक्सर लोग अपनी पहचान या अपने अतीत को लेकर इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि सच्चाई सामने आने पर उनके बने बनाए रिश्तों का ढांचा टूट जाएगा। उसने महसूस किया कि वो खुद भी तो यही कर रहा था, अपनी उन जरूरतों और खामोशियों को छिपा रहा था जो शायद मीरा या उसके माता पिता को असहज कर सकती थी। उसे याद आया कि कैसे लेखिका अन्ना सेल ने अपनी मां की मानसिक बीमारी और उनकी अपनी शादी टूटने के समय महसूस किया था कि शब्द कई बार सिर्फ एक पुल का काम करते हैं, वे हर दर्द को खत्म नहीं कर सकते। एक सुबह आर्यन अपने दफ्तर के एक सहकर्मी निशांत से मिला जो अपनी पहचान और करियर के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद में था। निशांत को लगता था कि उसकी सफलता उसके काम से ज्यादा उसकी छवि पर टिकी है। आर्यन ने उसके साथ अपनी वेस्ट वर्जीनिया वाली यादें साझा की कि कैसे एक छोटे शहर से निकलकर बड़े विश्वविद्यालय पहुंचना केवल एक भौगोलिक बदलाव नहीं था, बल्कि अपनी पूरी पहचान को नए सिरे से परिभाषित करने जैसा था। उसने निशांत से कहा कि हम अक्सर अपनी सामाजिक हैसियत या क्लास को लेकर इतने जागरूक होते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अनुभव और हमारी जड़ें ही हमें दूसरों से अलग और वास्तविक बनाती है। इस बातचीत ने निशांत को ये सोचने पर मजबूर किया कि वो जिसे अपनी कमजोरी समझकर छिपा रहा था, वो वास्तव में उसकी ताकत भी हो सकती थी। घर पर आर्यन और मीरा के बीच अब एक नई तरह की पारदर्शिता आने लगी थी। आर्यन ने मीरा को बताया कि कैसे वो बचपन में अपने पिता की नजरों में हमेशा परफेक्ट दिखने की कोशिश करता था और यही आदत अब उसके वैवाहिक जीवन में भी आ गई है। उसने मीरा से कहा, मैं अक्सर इसलिए चुप रह जाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी परेशानी तुम्हें कमजोर कर देगी। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा कि असली मजबूती एक दूसरे के डर को साझा करने में है, न कि उन्हें छिपाने में। उन्होंने सीखा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कहना भी एक गहरी अंतरंगता का हिस्सा है। आर्यन ने यह भी देखा कि कैसे समाज में धर्म और पुरानी परंपराएं कम हो रही हैं, जिससे अब हमारे पास जीवन के मुश्किल वक्त जैसे मृत्यु या अलगाव से निपटने के लिए कोई तय गाइड बुक या पुराने रीति रिवाज नहीं बचे हैं। अब हर इंसान को अपनी तकदीर का रास्ता खुद बनाना पड़ता है और अपनी मुश्किलों के लिए खुद शब्द ढूंढने पड़ते हैं। जब उसके एक पड़ोसी के घर में शोक का माहौल था, तो आर्यन ने सिर्फ ऊपरी सांत्वना देने के बजाय अन्ना लेमॉट की सलाह याद की।
सिर्फ वहां मौजूद रहना और सुनना ही काफी है। उसने महसूस किया कि जब हम किसी के दुख को कम करने की कोशिश के बजाय सिर्फ उसे विटनेस करते हैं या उसके साक्षी बनते हैं, तो वो इंसान कम अकेला महसूस करता है। इन्हीं दिनों आर्यन को अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर एक और महत्वपूर्ण एहसास हुआ। उसने पता था कि कैसे अमेरिका में अब पेंशन और सरकारी सुरक्षा के बजाय सारा जोखिम व्यक्ति के कंधों पर आ गया है, और यही दबाव हमारे रिश्तों में भी झलकता है। उसे समझ आया कि उसकी पैसों वाली चिंता सिर्फ उसकी निजी विफलता नहीं थी, बल्कि एक बड़े आर्थिक बदलाव का हिस्सा थी। इस सिस्टम को समझने के बाद उसने खुद को और मीरा को उस अनावश्यक अपराध बोध से आजाद कर दिया जो उन्हें अपनी छोटी छोटी वित्तीय गलतियों पर होता था। आर्यन को अब लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी के उन हिस्सों को जोड़ पा रहा है जो पहले बिखरे हुए थे। वो जान चुका था कि चाहे बात पहचान की हो, पैसों की या परिवार की, ईमानदारी सिर्फ सच बोलने का नाम नहीं है, बल्कि उस सच को सुनने की हिम्मत भी है जो हमें असहज करता है। वो देख पा रहा था कि उसकी खामोशियां अब संवाद में बदल रही है और हर बातचीत के साथ उसके भीतर की उलझनें सुलझ रही है। सफर अब भी लंबा था, पर आर्यन के पास अब वे शब्द थे जो उसे अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकते थे। आर्यन अब उस मोड़ पर था जहां उसने महसूस किया कि मुश्किल बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि एक तरह की साधना है। उसने गौर किया कि जब हम किसी गहरे भावनात्मक मुद्दे पर बात करते हैं तो अक्सर हमारा शरीर शब्दों से पहले जवाब देने लगता है। दिल की धड़कन तेज होना, हथेलियों में पसीना आना या गले का सूख जाना। पहले आर्यन इन संकेतों से डरकर पीछे हट जाता था, पर अब उसने इन्हें स्वीकार करना सीख लिया था। उसे समझ आया कि ये घबराहट इस बात का सबूत है कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो उसके लिए बहुत मायने रखता है। उसे याद आया कि कैसे लेखिका अन्ना सेल ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर में ये महसूस किया था कि जब हम अपने डर को आवाज देते हैं तो वो डर धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगता है। एक शाम आर्यन अपनी बालकनी में बैठा पुरानी यादों में खोया हुआ था। उसे अपनी उस बुआ की याद आई जो सालों पहले परिवार से अलग हो गई थी क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से जीवन जीने का फैसला किया था। परिवार में उनका नाम लेना भी जैसे मना था। आर्यन ने महसूस किया कि हम वफादारी के नाम पर अक्सर अपनों को ही चुप करा देते हैं। उसने अपनी बुआ को फोन करने का फैसला किया। यह बातचीत बहुत सहज नहीं थी। शुरू में पुरानी शिकायतें और लंबी खामोशियां थी, पर आर्यन ने धैर्य नहीं खोया। उसने सीखा कि जब हम किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जिससे हम लंबे समय से दूर रहे हैं, तो हमें उनकी वर्तमान पहचान का सम्मान करना चाहिए, न कि उस पुरानी छवि का जो हमारे दिमाग में जमी हुई है। इस बातचीत ने आर्यन को एहसास कराया कि परिवार में ब्लैक शीप या अलग राह चुनने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा अकेले होते हैं क्योंकि उनकी कहानी को सुनने वाला कोई नहीं होता। आर्यन ने अब अपने काम और पेशावर जिंदगी में भी इस दर्शन को उतारना शुरू किया। उसे एक प्रोजेक्ट के दौरान अपने बॉस से असहमत होना था। पहले वो चुपचाप मान लेता और फिर मन ही मन कुढ़ता रहता, जिससे उसके काम की गुणवत्ता पर असर पड़ता। इस बार उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने अपनी असहमति को व्यक्तिगत हमले के बजाय काम की बेहतरी के रूप में पेश किया। उसने महसूस किया कि जब हम अपनी राय को अहंकार से अलग करके देखते हैं तो बातचीत में रचनात्मकता के लिए जगह बनती है। उसने अपने सहकर्मियों को भी प्रोत्साहित किया कि वे अपनी उन परेशानियों को साझा करें जिन्हें वे अक्सर पर्सनल कहकर दबा देते हैं। आर्यन ने देखा कि जब कार्यस्थल पर लोग अपनी मानवीय कमजोरियों के बारे में ईमानदारी से बात करते हैं तो एक ऐसा भरोसा पैदा होता है जो किसी भी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज से नहीं आ सकता। आर्यन और मीरा के बीच अब एक नया खेल शुरू हुआ था, अनकही बातों का खेल। वे हफ्ते में एक बार बिना किसी फोन या टीवी के बैठते और एक दूसरे से वे सवाल पूछते जो अक्सर रोजमर्रा की भागदौड़ में छूट जाते थे।
मीरा ने एक दिन पूछा, अगर हमारे पास कल पैसे ना हो तो क्या तुम तब भी मुझे उसी नजर से देखोगे? यह सवाल आर्यन के लिए उसकी सबसे गहरी असुरक्षा को छूने जैसा था, पर उसने जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की। उसने महसूस किया कि हम अक्सर सब ठीक हो जाएगा जैसे खोखले वादे करते हैं, जबकि हकीकत में हमें बस ये कहना चाहिए कि मैं उस मुश्किल में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। इस ईमानदारी ने उनके रिश्ते को एक ऐसी जमीन दी जहां वे दोनों बिना किसी नकाब के रह सकते थे। आर्यन को यह भी एहसास हुआ कि आज के दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमें परफेक्ट जिंदगी का जो भ्रम दिया है, उसने मुश्किल बातचीत को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। हम दूसरों की खुशियों वाली पोस्ट देखकर अपनी कमियों पर बात करने से और भी डरने लगे हैं। उसे समझ आया कि असल जुड़ाव लाइक या कमेंट में नहीं, बल्कि उन आधी रात वाली बातचीत में है जहां हम अपनी असफलताओं को खुलकर स्वीकार करते हैं। उसने अपने सोशल मीडिया पर अपनी एक ऐसी फोटो शेयर की जिसमें वह अपनी थकान और उलझन के साथ था, और उसके साथ लिखा कि हर दिन चमकना जरूरी नहीं है। उसे हैरानी हुई कि उस एक पोस्ट पर उसे जितने संदेश मिले उनमें दिखावे के बजाय सहानुभूति और अपनेपन की गहराई थी। आर्यन अब जान चुका था कि जब हम अपनी हकीकत के साथ खड़े होते हैं तो दुनिया भी हमारे प्रति थोड़ी और दयालु हो जाती है। आर्यन की इस यात्रा ने उसे एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां अब उसे तूफानों से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने अपनी कश्ती को शब्दों के लंगर से थामना सीख लिया था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी के जो 5 सबसे बड़े और मुश्किल हिस्से हैं, मौत, सेक्स, पैसा, परिवार और पहचान, वे असल में वे कड़ियां हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। उसने महसूस किया कि हम अक्सर इन विषयों पर इसलिए बात नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास सही शब्द नहीं है, पर असल में शब्दों की पूर्णता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी मौजूदगी और सुनने की नीयत होती है। आर्यन को याद आया कि कैसे लेखिका अन्ना सेल ने अपनी पूरी यात्रा के दौरान ये पाया कि जब हम अपनी सबसे गहरी और निजी कहानियों को किसी के सामने रखते हैं तो वो केवल हमारी कहानी नहीं रह जाती, वो एक साझा अनुभव बन जाती है जो सुनने वाले को भी अपने सच के साथ खड़े होने की हिम्मत देती है। एक शांत रविवार की सुबह आर्यन अपनी बेटी को पार्क में खेलते हुए देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो उसे विरासत में केवल सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि एक ऐसी भाषा देना चाहता है जिसमें वह अपने डर और अपनी कमियों को बिना किसी शर्म के बयां कर सके। उसने सोचा कि अगर हम बचपन से ही ये सीख ले कि असहज होना बुरा नहीं है, तो शायद बड़े होकर हमें इन मुश्किल रास्तों पर इतनी जद्दोजहद न करनी पड़े। उसने मीरा की तरफ देखा और महसूस किया कि उनके रिश्ते में अब जो ठहराव है वो समस्याओं के खत्म होने से नहीं, बल्कि उन समस्याओं पर खुलकर बात करने की हिम्मत से आया है। अब उनके बीच शांति का मतलब खामोशी नहीं था, बल्कि एक ऐसा संवाद था जहां दोनों अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह आजाद और सुरक्षित महसूस करते थे। पैसे और काम को लेकर भी आर्यन के भीतर एक गहरी स्थिरता आ गई थी। उसने मान लिया था कि सफलता का पैमाना केवल ऊंचा ओहदा या बड़ी तनख्वाह नहीं है, बल्कि वो मानसिक सुकून है जो उसे अपनी हकीकत को स्वीकार करने से मिलता है। उसने अपने दोस्तों के साथ अपनी उन आर्थिक मजबूरियों पर बात की जिन्हें वो पहले छिपाया करता था, और पाया कि लगभग हर कोई उसी तरह की असुरक्षाओं से जूझ रहा है। इस साझा स्वीकारोक्ति ने उनके बीच के उस दिखावे वाले कंपटीशन को खत्म कर दिया और एक सच्ची दोस्ती की बुनियाद रखी। आर्यन अब समझ गया था कि जब हम अपनी माली हालत पर ईमानदारी से बात करते हैं तो हम उस सिस्टम के दबाव से आजाद हो जाते हैं जो हमें हमेशा कम होने का एहसास दिलाता रहता है। अपने परिवार के साथ आर्यन का रिश्ता अब एक नई परिपक्वता पर पहुंच चुका था। उसने अपने पिता को उस रूप में स्वीकार कर लिया था जैसे वे थे, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। उसने सीखा कि माफी मांगना और माफ करना भी एक तरह की कठिन बातचीत ही है जिसे हम अक्सर कल पर टालते रहते हैं। एक दिन जब उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर बस इतना कहा, पापा, मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं,
तो उस एक पल ने बरसों की अनकही शिकायतों को धो दिया। उसे एहसास हुआ कि मौत के आने का इंतजार करने से बेहतर है कि हम जीते जी उन रिश्तों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आर्यन ने अपनी पहचान के उन हिस्सों को भी गले लगा लिया था जो कभी उसे अधूरा महसूस कराते थे। उसे समझ आया कि हम सब एक वर्क इन प्रोग्रेस है, एक ऐसी कहानी जो अभी लिखी जा रही है। उसे अब इस बात की चिंता नहीं थी कि दुनिया उसे किस लेबल से पुकारती है, क्योंकि उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज साफ सुनाई देने लगी थी। उसने महसूस किया कि मुश्किल बातें करना दरअसल खुद को खोजने की एक प्रक्रिया है। हर वो बातचीत जो हमें डराती है, असल में वो हमें एक बेहतर इंसान बनाने का अवसर देती है। आर्यन अब अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें अपने व्यक्तित्व के गहनों की तरह पहनने लगा था। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, आर्यन के मन में एक गहरी शांति छा गई। वो जान चुका था कि जिंदगी कभी भी सीधी लकीर की तरह नहीं चलेगी। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे और फिर कभी ऐसे वक्त आएंगे जब शब्द उसका साथ छोड़ देंगे। पर अब उसके पास वो भरोसा था कि वो उन चुपियों के बीच भी रास्ता बना लेगा। उसने गहरी सांस ली और अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा कि असली बहादुरी लड़ने में नहीं, बल्कि अपनी हकीकत को दूसरों के सामने पूरी सच्चाई से रखने में है। उसे अब अंधेरे से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने अपने भीतर उन शब्दों की मशाल जला ली थी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस कहानी का यहां समापन होता है, पर आर्यन की तरह आपकी और हमारी मुश्किल बातचीत का सिलसिला तो बस अब शुरू हुआ है। याद रखिएगा, हर मुश्किल बात जो आज आप टाल रहे हैं वो आपके और आपकी शांति के बीच की एक दीवार है। इसे तोड़िए, बात कीजिए, क्योंकि शब्दों में वो ताकत है जो आपको खुद से मिला सकती है। इसी सुकून के साथ अब हम विदा लेते हैं। सुनते रहिए, महसूस करते रहिए।